नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक सिरोही। आज हम व्याकरण से संबंधित एक टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। व्याकरण के जितने भी दसवीं के पैटर्न के अंदर व्याकरण के जितने भी हमारे टॉपिक दिए हुए हैं, उनमें से एक टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है हमारे समास। अब समास क्या है, समास की क्या भूमिका है और समास कैसे पहचाने जा सकते हैं, इस बातों पर हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने है समास का हम अगर शाब्दिक अर्थ लेवे तो संक्षिप्तीकरण होता है। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। सामान्य अगर हम परिभाषा लेते हैं तो दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ये एकदम हमारे सामने एकदम सरल परिभाषा है। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। अब जैसे कि हमारे सामने ये माता पिता शब्द लिखा हुआ है। यह शब्द हमारे लिए एक समास का उदाहरण है। इसी प्रकार से मैंने एक राजपुत्र शब्द लिखा है। यह हमारे लिए एक समासिक पद है। तो हमने अभी परिभाषा पढ़ ली है। समास का शाब्दिक संक्षिप्तीकरण होता है और दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। लेकिन इसके बाद में भी केवल यहीं पर इसका समाप्त नहीं होता है। समास का जब हम अंदर ही अंदर और चले जाते हैं तो समाज को उनको और जानने के लिए और उनके गुण विशेषताएं और जानने को मिलती है। उसी के संदर्भ में हम उसके कुछ भेदों को पढ़ेंगे। हम जब इसके भेदों को पढ़ते हैं तो देखिए, हमने इस प्रकार की एक तालिका बनाई है और उस तालिका के अंदर मैं यहां इनके एक बार पहले नाम लिख रहा हूं, उसके बाद में हम इसको समझेंगे। ये मैंने 4 नाम लिखे हैं। अव्ययी भाव समास, हम इसको 1 नंबर दे देते हैं। तत्पुरुष समास, ये 2 नंबर। द्वंद्व समास, ये 3 नंबर और 4 नंबर बहुब्रीहि समास। तो हमने एक तालिका के माध्यम से इसको भी समझा है। ये हम पढ़ रहे हैं समास के भेद। लेकिन समास को सामान्यतः हम 6 भेदों के नाम से जानते हैं। तो तत्पुरुष के ही उपभेद के रूप में हमारे सामने दिगु और कर्मधारय, दिगु और कर्मधारय, ये भी समास आ जाते हैं। इस प्रकार से समासों की जो संख्या है वह हो गई है 6। समासों की संख्या कितनी हो गई है? 6। अब इसको हम एक एक परिभाषा को हमको पढ़ना है और पढ़ते समय परिभाषाओं को जानना है, उदाहरणों को जानना है। लेकिन मैं आपके सामने इसको समझने का एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। बहुत ही आसान तरीका है। आप इसको 2 से 3 मिनट के अंदर ही इस समास को एकदम टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, दिगु समास, कर्मधारय समास। सबसे पहले हमारा काम है इसको नाम याद रखने। जब तक हमारे नाम भी याद नहीं रहेंगे तो हमारी पूरी जो समाज की जो भूमिका है वो शायद गलत हो सकती है। इसलिए पहले इनके नामों को ध्यान रखना। नाम याद होने के बाद में हम देखिए यहां पर इसको किस तरह से याद करते हैं। अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान होता है। देखिएगा ध्यान से,
ध्यान से आप इसको सुनेंगे और गहराई से वापस इसको समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अव्ययीभाव समास पहला पद प्रधान होता है। ठीक उसी तरह से तत्पुरुष समास दूसरा पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास कोई पद प्रधान नहीं। एक बार वापस से रिपीट करता हूं मैं, देखिए अव्ययीभाव समास पहला पद प्रधान होता है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तीसरा पद दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। और बहुब्रीहि समास कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात इसके अंदर अन्य अर्थ निकलता है। अन्य अर्थ निकलना, अन्य अर्थ निकलता है बहुब्रीहि समास। इसी प्रकार से द्विगु समास पहला पद संख्यावाचक होता है। देखिए द्विगु समास की पहचान की, हम जितने भी हमारे सामने समास है, अगर सबसे कोई सरल समास अगर जानना हो तो द्विगु समास है, क्योंकि इसका पहला पद जो होता है वह संख्यावाचक होता है। कर्मधारय समास के अंदर पहला जो पद है वह विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। ध्यान रखिए, कर्मधारय समास के अंदर पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। इसको हम अन्य नाम से भी जान सकते हैं, उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय जब उनके भेदों को और विस्तार से जानेंगे, जब हम इन शब्दों का विश्लेषण ठीक प्रकार से करेंगे। आगे एक बार मैं वापस इन बातों को रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, देखिए अव्ययीभाव समास पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास कोई पद प्रधान नहीं होता, अर्थात अन्य अर्थ निकलता है। द्विगु समास पहला पद संख्यावाचक होता है। कर्मधारय समास विशेषण, विशेष्य या उपमेय और उपमा। इस तालिका के माध्यम से भी हम, ये जो हमने पूरी तालिका बनाई है, इस तालिका के माध्यम से भी हम बहुत सारी जानकारी थोड़े से समय के लिए में एकत्रित कर सकते हैं। ये तो हमारे सामने हो गई, इसकी जो भूमिका है, हम इसको परिभाषा के रूप में कहते हैं, वे परिभाषा है। अब इनको हम एक एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। देखिए अव्ययीभाव समास है, तो अव्ययीभाव समास के अंदर हमने देखा था कि पहला पद प्रधान होता है। तो पहले पद प्रधान के लिए, अर्थात एक और बात होती है इसमें कि एक उपसर्ग की तरह जुड़े हुए होते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग की तरह जुड़े हुए होते हैं। अब वे उपसर्ग क्या है हमारे लिए? वह नी हो सकता है, आ हो सकता है, निर हो सकता है। इस प्रकार के मुख्यतः उपसर्ग होते हैं। प्रति हो सकता है, इस प्रकार के उपसर्ग जुड़े हुए होते हैं। अव्ययीभाव समास के अंदर पहला पद प्रधान होता है। अब पहले पद प्रधान के लिए मैंने एक उदाहरण लिख दिया है, प्रतिदिन। अब प्रतिदिन जो शब्द है वह अपने प्रति जो है वह अपने मूल रूप में बना रहता है। जैसे मैंने एक और शब्द लिखा है प्रतिशोध, ये देखिए, अब प्रतिशोध लिखा है, प्रतिदिन प्रतिशोध। अब ये प्रतिकार, अब ये जितने भी शब्द हैं हमारे सामने दिख रहे हैं, देखिए ये जितने भी शब्द हैं, ये जितने भी आपको शब्द दिख रहे हैं, इसमें प्रति 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 ये एक तरह से उपसर्ग का ही काम करता है। ठीक है। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास हम पढ़ रहे हैं जिसका पहला पद प्रधान होता है। अब हमारे सामने यहां पहला पद है, प्रति प्रति है, यहां पहला शब्द है। इसी प्रकार से मैं एक शब्द लिखता हूं, आ जन्मा, तो ये आ है, यहां उपसर्ग का काम करता है। इसी प्रकार से मैंने लिखा है निर्गुण, तो ये निर्गुण है, ये निर जो उपसर्ग है, यहां भी एक उपसर्ग का ही काम करता है। तो हम सामान्यतः यहां भी एक परिभाषा ले सकते हैं अव्ययीभाव समास की, कि वह समास जिसमें पहला पद प्रधान हो, अर्थात वह
उपसर्ग के रूप में जुड़ा हुआ हो। अब वो उपसर्ग कौन कौन से होते हैं वो हमारे सामने यहां दिख रहे हैं। ये सामान्यतः उपसर्ग इसके अंदर होते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हमने समझे हैं अव्ययीभाव समास के। ठीक है, अव्ययीभाव समास के हमने उदाहरण समझे हैं। अब इसी प्रकार से हम तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, ये इन पांचों भेदों के उदाहरणों को हम समझ सकते हैं। वापस से एक बार मैं बात को रिपीट करता हूं, ध्यान दीजिएगा। समास का शाब्दिक अर्थ हमने पढ़ा था संक्षिप्तीकरण। ठीक है, समास का शाब्दिक अर्थ पढ़ा था संक्षिप्तीकरण। ओके, उसके बाद में दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ये हमने एक छोटी सी भूमिका परिभाषा बनाई थी। हमने इस तालिका के द्वारा समझा कि समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। फिर इस तालिका के द्वारा हमने यह समझा है कि अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास, जिसमें पहला पद प्रधान हो, जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, जिसमें दोनों पद प्रधान हो, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं हो, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जिस कर्मधारय समाज में पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य हो। इस प्रकार से अगर इन बातों को हम रिपीट भी करते हैं, बार बार इसको रिपीट भी करेंगे, तो ये सारी जो परिभाषाएं हैं ये हमको एकदम क्लियर हो सकती है, याद हो सकती है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। आगामी जो वीडियो आएगा उसके अंदर व्याकरण के इस भाग को हम आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंदर तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु और कर्मधारय के जो समास होते हैं, इसके क्या परिभाषा इसकी और सरल रूप में बन सकती है, उनकी पूरी परिभाषाओं को हम जानेंगे। और पूरी परिभाषाओं को जानने के बाद में और फिर इसके उदाहरणों के द्वारा समास विग्रह भी किस तरह से होता है और समास के क्या उदाहरण होते हैं उनको हम समझेंगे। धन्यवाद।